कक्षा 10 की विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हम फिर से एक बार स्वागत करते हैं। और आज हम जो अपने पाठ्यक्रम की जो 16वीं इकाई है प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन, उसका दूसरा लेक्चर देखेंगे। हमें इस टॉपिक में पढ़ना है कि वन और वन्यजीव क्या होते हैं और साथ ही उनका संपोषित प्रबंधन कैसे हम कर सकते हैं। तो वन जो हैं वह जैव विविधता के विशिष्ट स्थल होते हैं, वह हॉट स्पॉट होते हैं और जैव विविधता क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली विभिन्न जातियों की संख्या को हम कहते हैं। मतलब किसी विशेष क्षेत्र में उपस्थित जो जीवों की संख्या होती है, जीवों का जो प्रकार होता है, वह उस क्षेत्र की जैव विविधता कहलाती है। मतलब कि किसी भी क्षेत्र में जो फर्न हैं, पक्षी हैं, कवक हैं, जीवाणु हैं, सूत्रकृमि हैं, कीट हैं, सरीसृप हैं, पेड़ पौधे हैं, पुष्पी पौधे हैं, शैवाल, ये जितने भी सजीव उस क्षेत्र विशेष में उपस्थित हैं वह उस क्षेत्र विशेष की जैव विविधता कहलाते हैं। वंशागत जैव विविधता को संरक्षित करने का प्रयास जो है वह प्राकृतिक संरक्षण के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। जो वंशागत जैव विविधता है उसको संरक्षित करने का प्रयास वह प्राकृतिक संरक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है। जैव विविधता के नष्ट होने से जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है उसका पारिस्थितिक स्थायित्व भी नष्ट हो जाता है। वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण जैव विविधता को बनाए रखने में सहायक होता है। इनके प्रमुख जो दावेदार होते हैं, मतलब इस प्राकृतिक संसाधनों के जो मुख्य दावेदार हैं उन्हें हम स्टेक होल्डर के नाम से भी जानते हैं। और स्टेक होल्डर उन्हें कहते हैं जो कि स्थानीय रूप से वनों में रहते हैं या वनों के आसपास घर बनाकर वनों के भीतर रहते हैं या वनों के आसपास घर बनाकर रहते हैं। वह इन संसाधनों के सबसे प्रमुख दावेदार होते हैं। साथ ही यह इसका जो उदाहरण है, जैसे कि राजस्थान का जो बिश्नोई समुदाय है उसके लिए वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण जो है उसके अनुष्ठान का प्रमुख भाग है। तो जो वनों में रहने वाले जीव हैं, जो वनों में रहने वाले मनुष्य हैं, वह उन संसाधनों को अपने धर्म के अनुसार, अपनी परंपरा के अनुसार जो पालन करते हैं, जिन धर्म और परंपराओं का, वो उसके अनुसार वह उनका संरक्षण भी करते हैं और उचित प्रबंधन के साथ उनका दोहन भी करते हैं। तो स्टेक होल्डर को पहली प्राथमिकता मिलनी चाहिए इन वन प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और दोहन की। सरकार ने जीव संरक्षण हेतु एक पुरस्कार भी इसके क्षेत्र में प्रारंभ किया है। अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार की व्यवस्था की है। जीव संरक्षण अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए आपको अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। यह पुरस्कार जो दिया जाता है वह अमृता देवी बिश्नोई की स्मृति में दिया जाता है। अमृता देवी बिश्नोई ने 1731 ईस्वी में राजस्थान के पास खजराली गांव में जो खेजरी के वृक्ष होते हैं उन्हें बचाने हेतु 363 लोगों के साथ अपने आप को बलिदान कर दिया था। अमृता देवी बिश्नोई ने इन वृक्षों को बचाते हुए हिमालय में जो राष्ट्रीय उद्यान के जो सुरक्षित क्षेत्र हैं उनको एल्पाइन के वन जो होते हैं उनमें खानाबदोश चरवाहे ग्रीष्मकाल में अपनी भेड़ों को चराने के लिए ले जाते हैं और उनमें जो उगने वाली लंबी घास होती है उसको ख़त्म करके वनों की वृद्धि में सहयोग करते हैं। तो जो स्थानीय लोग होते हैं वह इन वनों का संरक्षण भी करते हैं और उपयोग भी करते हैं। इसके लिए उन्हें इस प्रोत्साहन मिलना चाहिए, सहयोग मिलना चाहिए। पौधों और जंतु का उपयोग समझदारी पूर्वक होना चाहिए, जिसमें सरकार तथा समाज की बराबर भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। दूसरा हमारा टॉपिक है संपोषित प्रबंधन। क्या होता है संपोषित प्रबंधन? हम जानते हैं कि जो उद्योग होते हैं उनको जो वन संपदा होती है उसका अधिकार जो बाजार मूल्य निर्धारित होता है उससे कम मूल्य पर उन्हें दे दिया जाता है और
लेकिन जो स्थानीय दावेदार हैं वह उससे वंचित रह जाते हैं। इसके कारण जो स्थानीय लोग होते हैं उनमें रोष भी उत्पन्न होता है और इसी रोष का जो परिणाम है वह चिपको आंदोलन होता है या इसी तरह का आंदोलन उत्पन्न होता है इस रोष के कारण। यह जो चिपको आंदोलन था यह हिमालय की ऊंची श्रृंखला में गढ़वाल के रेनी नामक गांव में एक घटना से प्रारंभ हुआ था। दरअसल 1970 के दशक में यहाँ से विवाद शुरू हुआ था लकड़ी काटने के अधिकार को लेकर और इसलिए यह प्रारंभ हुआ कि जो लकड़ी काटने का अधिकार था वह स्थानीय जो लोग थे उन्हें ना दे करके ठेकेदारों को दे दिया। गांव वालों ने इसका विरोध करना शुरू किया और जब लकड़ी काटने वाला दिन आया तो गांव की जो महिलाएं थीं वह पेड़ों से चिपक कर खड़ी हो गईं और ठेकेदारों को लकड़ी काटने नहीं दिया। इसीलिए इस आंदोलन को चिपको आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। बाद में चिपको आंदोलन बहुत तेज़ी से दूसरे समुदायों में दूसरे क्षेत्रों में भी फैल गया और वन संसाधनों के समुचित उपयोग के अधिकार पर सरकार को समाज को सोचने के लिए मजबूर कर दिया और इससे इस आंदोलन से यह निष्कर्ष निकला कि जो स्थानीय लोग होते हैं उनकी भागीदारी से निश्चित रूप से जो वनों की दक्षता है जो उनकी गुणवत्ता है वह बढ़ेगी। इसलिए इनकी दावेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, इनको हिस्सा जरूर देना चाहिए। इसका एक दूसरा उदाहरण है पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के आरावाड़ी क्षेत्र में देखने को मिलता है। वहाँ पर जो साल के वन होते हैं उन वनों को लेकर के सरकार और जो स्थानीय लोग होते हैं उनमें हिंसक आंदोलन हुए, हिंसा हो गई। लेकिन बाद में एक अधिकारी थे ए.के. बनर्जी, उस अधिकारी ने ए.के. बनर्जी ने स्थानीय लोगों को वनों के संरक्षण की योजना में शामिल किया, जिससे जो आराबाड़ी का जो साल का वन है वह बहुत ही विकसित और समृद्ध हो गया। तो हम अगर संसाधनों का संपोषित प्रबंधन करना चाहते हैं, उन्हें विकसित करना चाहते हैं, तो उसमें हमें स्थानीय लोगों को शामिल करना बहुत ही आवश्यक है, अन्यथा उनमें रोष उत्पन्न होगा और हमारे जो प्रबंधन की व्यवस्था है वह उनके सहयोग के बिना नहीं हो पाएगी। और इसी तरह चिपको आंदोलन या जो मिदनापुर का जो आंदोलन है, इसी तरह के आंदोलन और हिंसक घटनाएं होती रहेंगी और संसाधनों का प्रबंधन भी हम उचित तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो यह था आज की क्लास। इसमें हमने 2 टॉपिक देखे कि संपोषित प्रबंधन क्यों आवश्यक है और दूसरी बात कि जो वन और वन्यजीव हैं उन पे स्टेक होल्डर की दावेदारी सबसे अधिक होती है, उन्हें उसमें ज़रूर शामिल करना चाहिए और वह अपने धर्म के साथ परंपराओं के साथ जोड़ करके उन वनों की रक्षा भी करते हैं और उनका विकास भी करते हैं। तो यह थी आज की क्लास। इसके साथ ही आज की क्लास समाप्त होती है। इस क्लास से संबंधित कोई भी डाउट अगर आपके मन में है तो उसे फ़ोन करके कमेंट करके ज़रूर क्लियर कर लें। बाकी हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक घर पे रहें, पढ़ते रहें। हमारी शुभकामनाएँ।